हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने हर दिन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीपीएससी के प्रश्न का। तो मैंने सोचा क्यों ना एग्जाम से कुछ दिन पहले, क्योंकि आपको पता ही है कि आज हो ही चुका है 4, ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसी से टेस्ट करते हैं। और वो भी आपका इसमें 1 to 5 एंड 6 to 8 इन सभी के जीएस वाले क्वेश्चन मिक्स हैं, साथ में 9 से 10, 11 से 12। यहाँ से आपको लेवल पता चलेगा, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो या मेरे पास से ही कितना कंटेंट मैच हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चंस के लेवल को मैच करना ही तो हमारा काम है। अदरवाइज आपको ही पता है पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस एक क्लास के लिए। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ से हम लगातार बहुत सारे क्वेश्चन के डिस्कस करने वाले हैं। आपको लास्ट में अपना ईमानदारी से स्कोर बताना है कि आज के जो आपने ये टेस्ट किया है इसमें कितने आपके स्कोर बने हैं। ठीक है, तो डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है। आज हमारा टेस्ट है, कोई एक्सप्लेनेशन कोई क्लास नहीं है इस तरीके की। ठीक है, वैसे जहाँ पे जरूरत होगी मैं एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगी, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसको आप एक टेस्ट की तरह लें एग्जाम से पहले। तो ये ओरिजिनल पेपर के साथ हमारा टेस्ट जो है इसके हम स्टार्ट करते हैं। और पहले जो ये प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, ये अभी हाल में जो आपका हुआ था टीआरई 2, उसमें जो 6 to 8 में जो जीएस के प्रश्न थे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने 6 to 8 का भरा होगा, बीएड और डीएलएड दोनों। तो सबसे पहले हम जीएस स्टार्ट करते हैं 6 to 8 का। ठीक है, तो चलिए पहले ही हमारा प्रश्न आ गया है साइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। और एक एक प्रश्न आप खुद देखना कि जो मैंने आपको 1-लाइनर पीडीएफ दी है उसमें से ही है सारे, क्योंकि सब एनसीईआरटी एससीईआरटी है। और ये आपका बीपीएससी ने पूछा भी था, मैंने कराया भी है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। और आपको भी पता होना चाहिए मंदक के रूप में, हमने हाल फिलहाल में ही पढ़ा था, मंदक के रूप में हम D2O का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, गलत आंसर पे को पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, लैक्टियल निम्न में से किससे संबंधित होता है? और ये भी हमने देखा था। देखो ये लैक्टियल आपसे पूछ रहा है। अगर मैं एक बार इसको इंग्लिश में आपको दिखाना चाहूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग दूध दही लगा के चले आएंगे। यहाँ पर देखो, ये आपसे लैक्टियल्स पूछा है, आर कंसर्न्ड विद, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये जो होता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होता है। ठीक है, ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। और तो ये हो गया हमारा 40। लैक्टियल निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, एब्जॉर्व करता है ना फैट को, उससे रिलेटेड है। तो वसा अवशोषण, तो 40 हो गया। 41, मेरे बताने से पहले आंसर बताया करिए। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, उसके अध्ययन से रिलेटेड जो वनस्पति विज्ञान है उसकी शाखा इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी है? तो वो है हमारा पादप कार्यकी। ठीक है, पादप कार्यकी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिखा है 42, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागति है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? और ये हमने कई बार पढ़ा है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा था, आनुवंशिकी कहते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इसकी स्टडी होती है ना, उसको कहते हैं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। अगला प्रश्न देखिए, लेग्युमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? जो लेग्युमिनस पौधे होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा वर्णक आवश्यक है वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस है। तो जीएस में आपके सब मिक्स होंगे ना। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि 6 to 8 में जो आपका साइंस जीएस आने वाला है उसमें साइंस का कितना पोर्शन है, हिस्ट्री कितना है, ज्योग्राफी कितना है, पॉलिटी कितना है। तो आराम से लास्ट तक देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बस ये याद रखना कि ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिल सकता है। तो लेग हीमोग्लोबिन, तो 43 का हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखो, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, हम उसे क्या कहते हैं? इन चारों में से बताओ, ए बी सी डी ई, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा अमाइलेज। वो एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे हम कहते हैं अमाइलेज। आंसर पे भरोसा कर सकते हो, कई बार इसको फाइनल आंसर की से मिलाया गया है, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अमाइलेज है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, उसे कहते हैं अमाइलेज। तो यहाँ तक के आपने प्रश्न देखा, और इसी पैटर्न में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऊपर इंग्लिश रहता है और नीचे हिंदी रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, Al2O3 इंटू 2SiO2 2H2O, रासायनिक सूत्र। मैंने आपको बताया ही था कि साइंस में रासायनिक सूत्र बहुत पूछेंगे, नाम पूछेंगे। तो इसका क्या होगा रासायनिक सूत्र? तो ये हमारा 45 का हो जाएगा, चीनी मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपका 45 का क्या है? बी, चीनी मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए 46,
वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वो उसे हम क्या कहते हैं? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। उसे हम कहते हैं कॉर्निवोरस, ठीक है, कॉर्निवोरस। सो ऑप्शन नंबर बी। 46 हो गया। 47 देखते हैं, और ये इसमें कुछ करंट अफेयर भी आपको पता ही है, करंट अफेयर आएगा ही, तो चलो देख लेते हैं। ये आपका 2022 वाला ही है। 6 महीने तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। कई बार ये लोग 6 महीने से ज़्यादा का भी पूछ लेते हैं। तो 47 है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? आपसे नहीं पूछा है, और वो है रायपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए, जो मुख्य गेस्ट थे वो हमारे कौन थे? 48 का आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो वो हो जाएगा हमारा अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 49 पे चलते हैं। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? तो कहां पर आयोजित किया गया था? और वो है हमारा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, साइंस हो गया है, अभी हमारा करंट अफेयर चल रहा है। 50 देखो, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? बताइए, कौन थे परियोजना निदेशक? तो वो थे निगार साजी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 51 पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो कौन है बताइए, कौन सा राज्य? तो वो हो जाएगा हमारा कैलिफोर्निया, ठीक है। 51 का ए। 52 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? बताओ, रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की किसने की है? ये पूछा है बीपीएससी ने। तो ये करंट, इस प्रश्न से आपको आइडिया लगेगा कि आपको करंट अफेयर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसलिए मैं करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पैटर्न से आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हो नई नई जो चीजें हुई हैं हाल फिलहाल में, वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका हो जाएगा भूटान। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है भूटान ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? जितने भी अवार्ड्स हैं सारे आपको पढ़ के जाने हैं। और लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? जनरल दलबीर सिंह सुहाग। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है बहुत से एग्जाम में। 54 है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो आपका वो तो हो गया करंट अफेयर। अब आपका यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मिक्स होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका बिहार का सब कुछ। तो ये है 55 से। निम्न में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है आपसे, तो कौन सा नहीं है बताइए। अरावली, एंडीज, अपलेशियन। इसका राइट आंसर होगा 1 से अधिक, ठीक है। तो आपसे जब भी गलत वाले प्रश्न पूछेंगे आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नहीं है तो कौन सा होगा इसमें से आप मुझे बताना। आप इसको गूगल करिए कि युवा वलित पर्वत के एग्जाम्पल्स बताइए, क्योंकि इसमें तो है उपर्युक्त में से 1 से अधिक, हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? बताइए, किसकी न्यून हिम रेखा है? तो वो हो जाएगा हमारा आल्प्स। ऑप्शन नंबर सी, आल्प्स क्षेत्र न्यून हिम रेखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, और ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा है, तो वो होगा आपका मालवा पठार, ठीक है। मालवा पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, आपको पता ही है। तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। 57 का बी। अगला प्रश्न देखो, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कहां पर? बताइए, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तो कहां पर नहीं पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, 58 का सी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा है, ये अभी 6 to 8 का जीएस है, आप समझ सकते हो, प्राइमरी का भी नहीं है। 1 लाइनर वाली चीजें हैं, रटा रटाया है, तो बहुत जल्दी ही आपका पेपर हो जाएगा। 59 देखिए, उस देश का नाम बताओ जो पहले G21 की मेजबानी करेगा।
कौन है वो? तो वो है हमारा ब्राजील। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। जिसने पहले G21 की कौन मेजबानी करेगा? तो वो है ब्राजील। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हवा में 61 देखिए, हवा में नमी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और ये हमने साइंस में किया हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए, वो है हाइग्रोमीटर। मैंने आपको सब कुछ बताया था, हाइग्रोमीटर, एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, तो साइंस वाली क्लास में जरूर देखना। तो हवा में नमी मापने के लिए हम यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। तो 61 का आपका सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर इन तीनों में से कौन सी चलती है? तो बताइए। तो वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर ए। ये चलती है उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर से, ठीक है, भूमध्य सागर से। तो 62 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आपने देखा कितने बैलेंस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, साइंस, करेंट अफेयर, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको किसमें कितना पढ़ना है और कितना रिवीजन करना है। ये आपका 63 देखिए, और किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ? और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें इसका आंसर ई होगा, क्योंकि सही आंसर लिखा नहीं है। और आप मुझे बताओ, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जब हम मैराथन क्लास किए हैं, उसमें मैंने आपको खुद ये नाम बताया था, सिद्धू एंड कान्हू। आप बताओ जिसने भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि नहीं? सिद्धू एंड कान्हू, ये कौन है? इन्हीं दोनों ने इन लोगों ने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया है। सिद्धू एंड कान्हू। राजकुमार शुक्ल नहीं, एस.एन. सिन्हा नहीं, सहजानंद सरस्वती नहीं। इसमें गलत ही आंसर लिखे हैं ना, सही आंसर तो है ही नहीं, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। बट आपको सही आंसर पता होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे, इन तीनों में से ही कोई टिक कर दोगे। और ये मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में, बस जितना भी इंडियन नेशनल मूवमेंट का अगर आपने क्लास देखा है, तो आप कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि उससे बाहर नहीं आएगा। जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देखो, या फिर लास्ट में मिल जाएगा। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? सिद्धू एंड कान्हू ने किया है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं, सारी हमारी क्लास से प्रश्न यहाँ पर है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? ये भी बताइए, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, और वो है गांधी इरविन समझौता। ये मैंने आपको बताया था कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 64 हो गया हमारा। 65 देखिए, बिहार यूथ लीग गठन कब हुआ है? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ है? कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे आपको, जो कि सभी के लिए होता है, जो आपको नहीं आते होंगे, डिफिकल्ट लगेंगे, उसमें आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ है? तो वो है हमारा 1928, ऑप्शन नंबर बी 65 का। 66 देखो, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? ये क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आपसे नेतृत्व पूछ रहा है, राजकुमार शुक्ला को ढूंढने मत लगना चंपारण का। तो नेतृत्व किसने किया है? बिपिन बिहारी वर्मा ने किया है। ठीक है, 66 का ए है, बिपिन बिहारी वर्मा। तो ये हो गया हमारा 66। और 67 देखते हैं, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ है? और ये हम लोगों ने याद भी किया हुआ है कि 24 सितंबर 1932, ये डेट याद रखना है आपको, 24 सितंबर 1932 को 67 का ए हो जाएगा, पूना समझौते पर हस्ताक्षर। ठीक है, चलिए अब 68 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया किसने किया? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, 1857 की जब हम क्रांति देख रहे थे, उसी में मैंने आपको बताया था, बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर इनका जगह भी पूछता है आपसे, जगदीशपुर भी मैंने आपको बताया था ना कि बिहार का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? तो बाबू कुंवर सिंह। 68 का हो जाएगा हमारा बी। 69 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये बताइए 69 का कौन सा होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, क्या आपको लग रहा है कि इसमें सही आंसर लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। कलकत्ता 1911 गलत, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये चर्चा का विषय बना था। अब मैंने आपको बताया है, रामगढ़, ये भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो वो था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, उसी में तो इस पे पहली बार चर्चा किया गया था। तो इसके हो जाएंगे हमारे ई। अगर 1916 रहता तो हम उसको टिक करते, वो भी लखनऊ का अधिवेशन था, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया?
तो ये बताइए किसने दिया है? हसरत मोहानी ने दिया है। आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक भी प्रश्न आप मुझे बताना जो आपको लगा बाहर का है। सब के सब क्लास से हम लोगों ने क्लास का ही है, रिवीजन करना, नहीं तो फिर बाद में लगेगा कि अरे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है। तो मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? हसरत मोहानी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कोक। धातु निष्कर्षण में हम किसका प्रयोग करते हैं? कोक का करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। मैंने कितनी बार आपको बताया है? वॉयलेट, बैगनी, हम लोगों ने कई बार इसको किया है। ठीक है, चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। 49 देखिए किसका होता है बताओ? घनत्व का, लंबाई का, या फिर अनुप्रस्थ काट का? तो 49 में हो जाएगा उसकी लंबाई का। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली वो जो ब्लैक ब्राउनिश होती है ना, रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? बताइए। 50 है तो कौन सा है? वो फॉस्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? बताइए, पेय के लिए कौन सा अल्कोहल उपयुक्त है? मेथनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल? बताइए, तो कौन सा होना चाहिए? एथेनॉल। ठीक है, ये अल्कोहल पीने के लिए उपयुक्त है, सो 51 का हो गया हमारा सी। अगला प्रश्न देखिए, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, किसके संदर्भ में? बताइए, घनत्व के, कैलोरी मान, या फिर उसकी मात्रा? तो हो जाएगा उसकी कैलोरी मान। किसी भी ईंधन की जो दक्षता होती है ना, उसकी कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो 52 का हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। इसको तो मैंने इतनी बार डिस्कस करवा दिया है ना, इस प्रश्न को कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये हर बार मैंने आपको बताया है कि टिन की तुलना में जस्ता जो होता है ना वो अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए खाने के डिब्बों पर हम जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, याद रख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लास पसंद आ रही होगी तो लाइक करके जाना, आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक शिक्षाई पद्धति नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं आपसे पूछा है। ठीक है, नहीं वाले प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है। तो कौन सा नहीं है बताइए? 54 है, तो वो है हमारी ड्रिप प्रणाली, सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? ये तो हम सभी को याद है, एक जोड़ा होता है, 1 पेयर होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो 55 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये भी किया हुआ है कि मानव कान का श्रवण प्रास, मैंने आपको बताया है कि कितने हम सुन सकते हैं, कितने अधिक से हम नहीं सुन सकते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो मानव कान का जो है श्रवण प्रास कितना होता है, मतलब कितना वो सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, सो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला, लाल, पीला, इसमें बताइए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? तो वो होती है नीले प्रकाश में। 57 का हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कई बार हमने देखा है ग्रेफाइट, वो जो पेंसिल होती है और आपने देखा होगा ऐसे ग्रे कलर का होता है ना, वो जिसे हम लिखते हैं, ग्रेफाइट। 58 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है? बताइए, तो वो होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 60 पे चलते हैं, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? क्रमाकुंचन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। आहार नली की जो दीवारों के संकुचन और विस्तार की जो गति होती है वो क्रमानुकुंचन कहलाती है, सो 60 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप, मतलब जो बीपी होता है ना, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? प्योर क्वेश्चन है साइंस का, और वो होता है पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो हो जाएगा हमारा सी। याद रखना, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम जो होता है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है?
आप बताओ, ये तो इतना अच्छा क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा है आप लोग को रट गया होगा। रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, ठीक है, 62 का बी। आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ आपसे पूछेगा कि अध्यक्ष वगैरह, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूछता है कि सीडीबी हो गया, नाबार्ड हो गया, ओएनजीसी, उसी तरीके से आपसे नाबार्ड के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी। लेटेस्ट वाले जितने भी होंगे ना सारा याद करके जाना। तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी। अगला प्रश्न देखो, ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है, बताइए। ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है इसमें? तो देखिए, इसमें जानबूझ के ना डॉक्टर अलका मित्तल पहले ही लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुराना याद होगा, बट अब ये नहीं है, ना तो डॉक्टर अलका मित्तल है, ना ही माधुरी मित्तल है, ना ही माधुरी गिल है। तो इसमें हम जाएंगे ई के साथ। बट भाई पता तो होना ही चाहिए कि आखिर में ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है। तो अरुण कुमार सिंह, नाम याद कर लो, ये पूछ सकता है। अरुण कुमार सिंह, ये कौन है? ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो यहां पर तो फिलहाल के लिए अरुण कुमार सिंह लिखा नहीं है, तो हम जाएंगे ई के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इटली की प्रधानमंत्री 65 देखिए, इटली की प्रधानमंत्री आपसे पूछ रहा है जॉर्जिया मेलोनी, नाम तो सभी को याद ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 66 देखिए, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो ये आपसे बाघों की संख्या पूछ रहा है, कितनी है? 3167, मतलब 3167। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 66 का। 67 देखते हैं। 2022 की घटना बिपरजॉय क्या था, बताइए। बिपरजॉय क्या था? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मध्याह्न भोजन का नाम आपको पता ही है, बदल चुका है। इनका नया नाम क्या है मध्याह्न भोजन का? और ये पूछा जा सकता है क्योंकि अब इसका नाम हो चुका है पीएम पोषण योजना। याद रखना, पीएम पोषण है, ना कि मध्याह्न, इससे लोग गलत कर देंगे। तो सही वाला याद रखो, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है पीएम पोषण योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 69 देखो, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। आप मुझे बताओ, तीनों जगह पे बिहार लिखा है और जिला लिखा है, भागलपुर, मुंगेर, पटना। क्या यहाँ पे थावे महोत्सव होता है? गोपालगंज में होता है ना, गोपालगंज का तो नाम ही नहीं लिखा है, इसलिए हम जाएंगे ई के साथ। बिहार का जो जिला है गोपालगंज, वहां पर थावे महोत्सव 2023 का आयोजन होता है। यहाँ पर जो है चालाकी कर दी, सब जगह बिहार लिख दिया और गोपालगंज लिखा नहीं, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ई। बट आपको याद रखना है गोपालगंज। आप में से कितने लोग गोपालगंज से हैं, प्लीज मुझे जरूर बताएं। वहां पर होता है थावे महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के स्टेट आइकॉन कौन है, बताइए। ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, आप इनके भजन वगैरह भी सुनते ही होंगे मे बी। मैथिली ठाकुर, इनको बनाया है बिहार सरकार ने स्टेट आइकॉन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है, बताइए। तीनों ऑप्शन में से बताओ। 70,000 करोड़, और वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? क्या है नाम? तो वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 73, तो वो है शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर ए है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? जो टच करके जो है टेक्टाइल मटेरियल होता है, हम वो बच्चे फील कर लेते हैं कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो हम मनाते हैं 4 जनवरी को, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। 75 देखते हैं, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तथ्य आपसे पूछ रहा है। तो पहला लिखा है कि 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। अब इन दोनों में से कौन सा पॉइंट सही होगा? 16 अप्रैल को शुभारंभ हुआ कि 25 दिसंबर को? इसका आप मुझे राइट आंसर लिखकर बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बताने वाली हूं कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 से अधिक, 75। बट ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया है ताकि आप खुद से एक बार भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को जो है सर्च करें, अदरवाइज कल तो हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे ही। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
और सारे लोग आंसर भी नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं जो सच में गूगल करके आंसर मुझे बताते हैं, उनके कमेंट्स को मैं लाइक भी करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 है, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, और वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है। 77 है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है, बताइए कौन है। आसियान 2023 का जो है आयोजक देश कौन सा है, तो वो है हमारा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, बताइए। तो वो है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब ये कहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो ये अब जो है 1 to 5 और 9 से 10, 11 से 12 के भी जीएस के क्वेश्चंस को मैंने मिक्स किया है। ठीक है, मिसलेनियस है, टीआरई 2 के सारे प्रश्न हैं ये। सूर्य क्या है, बताइए। 79, सूर्य है एक पीला तारा, लाल या फिर श्वेत। सभी जानते हैं कि सूर्य जो है एक पीला तारा है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 80 पे चलते हैं, ग्लोब डिग्री पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। 80 वाला बताओ कितना है, तो वो है हमारा 179, याद रखना। ये आपका टीआरई 1 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई, और समुद्र तल से जो कोसी मैदान है ना, उसकी ऊंचाई है 30 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। 81 का हो जाएगा हमारा सी। 82 पे चलते हैं, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, क्या है, बताइए। तो मानव का जो उत्पत्ति केंद्र है वो है अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ठीक है, अगला प्रश्न, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं एकल्चरेशन। ऑप्शन नंबर बी है, जो दो समुदाय होंगे उसके मध्य जो सांस्कृतिक संपर्क है वो कहलाता है एकल्चरेशन। तो 83 का हो जाएगा हमारा बी। 84 देखिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। आप लोग बिहार से हैं, बताइए बरौनी तेल शोधक संयंत्र किस जिले में है। तो वो है बेगूसराय में, याद रखना 84 का बी। चलिए, टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है संभववादी विचारधारा से। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभववादी विचारधारा से। 86 पे चलते हैं, कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। इन तीनों में से बताओ कौन सी है उड़ीसा की, तो वो हो जाएगा पोडू। ठीक है, पोडू याद रखना, उड़ीसा की जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे बोलते हैं, स्थानांतरणशील कृषि। 87 देखिए, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है। चलवासियों का जो तंबू होता है ना, उसको कुछ नाम तो होगा ही, उसको कहते हैं किजसी। ऑप्शन नंबर ए, किजसी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है सारे, बिहार स्पेशल है। आप लोग बार बार पूछते रहते हो कि बिहार स्पेशल कब होगा, ये सारा वही है जो बीपीएससी ने पूछा है। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और वो है भागलपुर। भागलपुर वाले जो है अटेंडेंस जरूर लगाएं। तो बिहार के जो है भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो 88 का बी हो गया। 89 देखो, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो जनसंख्या घटने से मानव भूमि जो अनुपात है वो बढ़ता है। तो 89 का बी। 90 पे चलते हैं, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये भी बिहार से है कि किस जिले में मक्का सबसे ज्यादा होता है, तो बताइए। तो वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, वैसे आप अपने जिस जिले के हैं उसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्या चीज़ें होती हैं, ना पता हो तो एक बार जरूर याद करना। अब ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। अभी हमने देखा था 6 to 8 में प्रश्न ये पूछा था ना कि कुंवर सिंह कहाँ से हैं, बिहार से हैं। किस स्थान से हैं, तो जगदीशपुर से हैं, मैंने आपको बताया था। सेम देखिए, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? और वो किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ये भी प्रश्न पढ़ा है हमने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? और हमको पता, आप ये जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में। वो है हमारी मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, अगला प्रश्न, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है? कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताए थे बुक्स एंड ऑथर, उसी में मैंने आपको बताया था अल हिलाल। बताइए, ईमानदारी से बताना कि कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था कि नहीं, और ये बीपीएससी ने पूछा है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। ठीक है, अलल नहीं, अल हिलाल, सॉरी, अल हिलाल। तो 94 का सी। और गला भी मेरा बहुत ज्यादा खराब है अभी फीवर की वजह से। 95 देखो, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन किया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और वो है सहजानंद सरस्वती। एक एक प्रश्न हमारी जो है सारी क्लास से है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने यूजफुल है वो नोट्स जो कि मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाती हूँ। अगला प्रश्न है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? बताइए। वो हुआ है 1940 में। ठीक है, पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बताइए। ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास से है। खाद्य और कृषि इनके पास लास्ट में था, खाद्य और कृषि का विभाग। अगला प्रश्न, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 99, और वो था हमारा 1927। याद रखना, 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो 30 प्रश्न बाकी है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में हमने मनाया था? तो शोक दिवस। जानते ही हैं आप शोक दिवस के। भाई तुम हमारा बंटवारा कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम को अलग करा रहे हो, तो हम लोगों ने कहा कि हम इस दिन शोक दिवस मनाएंगे। ठीक है, और उसमें वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय? जल्दी जल्दी बताओ, कॉमेंट करके बताओ। ये सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। अगला प्रश्न देखो, किस आंदोलन के दौरान बिहारी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो वो हुआ था असहयोग आंदोलन। इसके दौरान हमने बिहारी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? ये तो मुझे लगता है कि किसी को भूलेगा नहीं। राजकुमार शुक्ल। कितनी बार इन्होंने इनविटेशन भेजा, तब जाकर महात्मा गांधी जी आए थे। ठीक है, नील बागान के मालिकों पे जो शोषण हो रहा था उसी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? बताइए किसके द्वारा? तो वो थी राम मनोहर लोहिया, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न काफी लंबा चौड़ा है, 104। इसमें लिखा हुआ है, एक एक करके पढ़ेंगे। निम्न में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? पहला लिखा है कि इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। एकदम सही है। इसने वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ठीक है भाई, ये भी सही है। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। सभी के सभी सही हैं, तो हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, तो ये था मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में जो पॉइंट्स हैं। अगला देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? मूल अधिकारों की बात हो रही है तो वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। सही है। लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। सही है। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो हम जाएंगे डी के साथ। आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें डी और ई होने के चांसेस भी रहेंगे, तो सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। और
ये था हमारा 105। अब हम ये देखते हैं 106 वाला। देखिए, अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है और देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। तो इसमें भी हमारा एक से अधिक सही है, हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो 107, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो वो है, संघवाद के बारे में पूछ रहा है, तो एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। सो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 108 पे चलते हैं। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, इंटीग्रेटेड होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है भारत में मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे आपको पता है उच्च न्यायालयों के साथ भी न्याय पाया जाता है। कुछ भी होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ना जाएंगे, आप निचले स्तर से स्टार्ट मतलब करते हो। अगर आप वहां पर भी सेटिस्फाइड नहीं होते देन आप हायर कोर्ट के लिए अप्लाई करते हो। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। तो हम जाएंगे डी के साथ, एक से अधिक ऑप्शन सही है। 109 पे चलते हैं। देखिए 109, भारत में दबाव समूह निम्न में से किससे पीड़ित है? संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। सो हमारा हो जाएगा एक से अधिक वाले ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी। सब सही होते हैं तो हम डी के ही साथ जाएंगे। 109 हो गया। 110, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? बताइए। और वो है मूल अधिकार। ठीक है, कल हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है डिटेल में। चुप रहने की स्वतंत्रता जो है वो है मूल अधिकार। तो 1 से 10 का सी। 111 पे चलते हैं और ये है आपका मिलान करने वाला है। कुछ आर्टिकल वगैरह जो है आपसे पूछेगा ही कि मिलान करके बताएं, तो चलो देखते हैं। देखिए, कार्य की जो न्याय संगत एवं मनोविच जो दशाएं हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 42 एंड कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43, समान सिविल संहिता, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल, स्क्रीनशॉट ले लेना। अनुच्छेद 44 है राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, इसका हो जाएगा हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 49। तो ये सारे हैं, तो इस तरीके से मैच हो गया है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 111 हो चुका है, ये 112। देखिए, निम्न में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो एक से अधिक सही है तो हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य आपसे पूछा है और दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। सो ऑप्शन नंबर बी। 114 देखिए, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? बताइए। और वो है गोवा में। ठीक है, तो 114 का हो गया सी, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। चलिए आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं किस चीज के लिए? बताइए। तो वो प्रसिद्ध हैं एकात्म मानववाद के लिए। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, खुदाई खिदमतकार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? किसने दिया बताइए। तो वो है, ये तो बहुत आसान सा पूछ लिया है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको और किस किस नाम से जानते हैं मैंने आपको बताया है, प्लीज मुझे बताएं। 116 हो गया। 117 पे चलते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया है 15 नवंबर 2021 से। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। तो 117 का सी। आगे चलते हैं 118, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, बताइए। तो वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज बताइएगा। तो राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है। तो 118 का बी।
119 पे चलते हैं। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो वो है हमारा अवसादी सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट झील है चाप झील, जिसको हम ऑक्सबो झील भी बोलते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है बताइए? तो वो नदी घाटियों में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, चाप झील जो है वो नदी घाटियों में पाई जाती है। तो 120 का हो जाएगा बी। 121, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं बताइए? 121 में पूछ रहा है आपसे विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो वो है मनाते हैं हम 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 122 देखिए, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? ये तो मुझे लगता है बहुत आसान पूछा है, असम। एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है असम। तो 122 का हो गया आपका सी। 123 पे चलते हैं। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, सुनहरा रेशा से क्या मतलब है बताइए? 124, तो वो है पटसन। ऑप्शन नंबर सी, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। 125, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक होते हैं। क्या होते हैं वो कारक, आप मुझे बताइए? तो वो होते हैं जन्म, मृत्यु एंड प्रवास। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, बताइए? 126 का क्या हो जाएगा? तो एक तरीके से मैं इसको बोलूं तो इसको मानव जनित पर्यावरण बोलते हैं। आप जानते होंगे मानव जनित पर्यावरण। ठीक है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है मानव जनित पर्यावरण। और इसको चैलेंज किया गया था, बट फिर भी बीपीएससी ने इसका आंसर माना है सी, पारिस्थितिकी क्षरण। क्योंकि इसमें मानव जनित पर्यावरण था नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने ई लगा दिया था, बट ई नहीं, बीपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी क्षरण। तो अगर मान लो मानव जनित पर्यावरण आता है तो आप इसी पे जाना, ठीक है। और अगर ये ना रहे देन आपको सी लगाना है। तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। तो हो गया ये हमारा 126। अब चलते हैं 127 पे। काले फेफड़ों का रोग किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है कोयला खनिकों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक क्या है? तो वो है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। यहां पर आप देखिए 131, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा एकदम गलत, हम जाएंगे ई के साथ, क्योंकि जो ओजोन छिद्र होता है वो अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी ध्रुव पर। ये नोट कर लेना अगर आपको ना पता हो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और इसमें आंसर ही नहीं दिया था। तो ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, फिलहाल के लिए हम जाएंगे ई के साथ। 132 देखिए, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे जैसे ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम जाएंगे डी के साथ, एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही होगा। तो 132 का आपका हो गया डी। 133 देखिए, ऑटोमोबाइल निकास मतलब एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है? तो सबसे जो खतरनाक धातु प्रदूषक है ना वो है सीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये क्वेश्चन बच गया है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है बताइए? तो इसका पशु चिन्ह हमारा है विशालकाय पांडा। सो ऑप्शन नंबर बी। 129 का आपका बी हो जाएगा। 130 भी देख लेते हैं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? समान रहता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का जो क्वथनांक मतलब इम्प्योर जो वाटर होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। 130 का आपका होगा बी। 134 देख लो, यहाँ पर है, आप इस साइड में आपको दिख रहा होगा। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण ऐसा क्यों है कि ज़्यादा ऊंचाई पर सब्जियों को पकने में ज़्यादा समय लगता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। वो इसीलिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, इसी वजह से पकने में समय लगता है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे पानी का तापक्रम घटता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो यहाँ तक जो है हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो ये TRE 2 के सारे प्रश्न थे, 1 to 5, 6 to 8 सब मिसलेनियस था। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर सारे 1 लाइनर क्लासेस हैं, कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।